अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक और ख़ौफ़नाक कहानी लेके हाज़िर हुई हूँ। बदरूह। हम सब जैसे ही गांव में एंटर हुए तो सारे लोग अपने कामकाज छोड़कर टुकुर टुकुर मेरी तरफ देखने लगे। यार, ये सब ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? मैंने अशर से पूछा। हो सकता है पिछले जन्म में तुम इनकी भैंस चोरी की हो और अब इस जन्म में इन लोगों ने तुझे पहचान लिया हो, इस वजह से ये लोग तुम्हें देख रहे हैं। वो बूढ़ा आंखों ही आंखों में कुछ कह रहा है। देख बेटा, हमने तुझे इस जन्म में पहचान लिया क्योंकि पिछली बार तो तू भाग गया था ना। अब तेरी खैर नहीं। वहाज के पूछने पे अशर ने खासा लंबा जवाब दिया। लानत है यार तुझ पर, कभी तो सीरियस हो जाया करो, हर वक्त मजाक। वहाज ने अशर के जवाब पे खासा चिढ़ गया। ओ हेलो जोकर, किसको बोला? जोकर होगी तेरी तेरी तेरी। हाँ हाँ बोल, शाबाश बोल। कौन? मेरी बोल। अशर के लफ्ज़ तेरी ही के अटकने पर वहाज ने कहा, लेकिन वो आगे से कुछ ना बोला। तो तंग आके वहाज ही ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में मुड़ के देखा तो पीछे दादू को गुस्से से अपनी तरफ देखते हुए पाकर टिमटिमाकर इधर विधर देखने लगा। फिर शुरू हो गए। तुम लोग दोनों ही मौका महल देखते हो, न जगह बस शुरू हो जाते हो लड़कियों की तरह लड़ना। दादू इसके साथ खड़ी लड़कियां अपने ऊपर इल्ज़ाम लगते देखकर बेचारी भी लफ्ज़ दादू पर ही अटक गईं, क्योंकि ये सब अशर और वहाज को डांट पड़ाते देख के मुस्कुरा रही थी। लेकिन दादू के एंड वाले अल्फाज पर तड़प के दादू को देखा और कहा, हम किधर कोई लड़ते हैं? आयशा ने मुस्कुराकर दादू को कहा तो आगे से दादू ने इसे घूर कर देखा। वो भी चुप हो गई। दो सबके सामने इंसल्ट ही ना हो जाए, क्योंकि उनकी प्यारी दादू जान जब इज़्ज़त करने पे आती थी तो ऐसी इज़्ज़त अफजाई करती थी कि अगला बंदा सोचते है कि शाम सामने ही से गायब हो जाए। सो सबकी ये ही कोशिश होती थी कि जब दादू पास हों तो इंसान के बंदे ही बन के रहें, लेकिन यकीनी भी कोशिश कर लेते गलती हो ही जाती थी। अच्छा चलो, अनवर नुसरत इंतज़ार कर रही होगी, तो वो सब अपने अपने बैग उठाए अंदर चल दिए। अशर और आयशा दोनों 3 भाई थे, जबकि वहाज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। ये अशर आयशा के ताया अब्बू का बेटा था, जबकि सोनिया और माहम दोनों बहनें थीं कि ये अशर और आयशा के चाचू की बेटियां थीं। यूँ सारी कज़न वहाज बड़ा था। वहाज पिछले कुछ सालों से तालीम के लिए लंदन में मुकीम था और इसे आए हुए 1 हफ़्ता हुआ था जब इसे पता चला कि इसकी फुप्पो नुसरत, जो कि गांव में रहती हैं, इनकी बड़ी बेटी की शादी है। सो वो सारे कज़न दादू के साथ 1 हफ़्ते पहले आ गए थे, क्योंकि बच्चों की ख़ानदान की पहली शादी थी, तो इस वजह से इनका एक्साइटमेंट बहुत था। और इन लोगों के माँ बाप थे कि हम लोग मेहंदी वाली रात को जाएंगे वहाँ। ये अपनी दादू जहारा बेगम के साथ हो लिए थे। इस वक्त वो सब बेहाल में बैठे हुए थे और सब चाय से लुफ्तंदोज़ हो रहे थे कि अचानक से एक काली सिया बिल्ली, जहाँ पर लड़कियाँ बैठी हुई थी, वहाँ बिल्कुल उनके दरमियान में आकर उन सब की चीखें निकल गईं और चाय वाले कप नीचे कारपेट पे गिर के सारे कारपेट को ख़राब कर गए। वो सब भागकर ऊपर सोफ़े पे बैठी हुई दादू के पास आ गईं, लेकिन फिर उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आई तो उन्होंने मुड़ के दरवाजे की तरफ देखा, जहां अशर वहाज साइम मुँह पर हाथ रखे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। दादू और उनकी फुप्पो को सारी बात समझ आ गई थी। ये इन लोगों की शरारत है। फुप्पो ने उठकर वो बिल्ली उठाई जो चाबी पे चलने वाला खिलौना था। जब सारी कज़न ने ये देखा कि वो एक आर्टिफिशियल कैट थी जिससे उन्होंने डराया था, तो वो अपनी इंसल्ट पर बिलबिला के रह गई। आयशा ने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हमें डराते हुए अगर पर ही रुक गई तो फिर दादू ने सबको चुप करवाया और कहा, जाओ बच्चों, रात के 11 बज गए हैं, अब सो जाओ। तो वो सब दादू और फूफू को गुड नाइट कहकर
सब जब सीढ़ियों पे चढ़कर ऊपर अपने अपने कमरों में जाने लगे तो सुनो कज़न्स गर्ल्स, क्या कुछ देर के लिए ऊपर टेरेस पे ना चलें, थोड़ी ठंडी हवा खाने के लिए? ओके चलो, सबने एकदम कहा और ऊपर छत पे चले आए। वो सब छत पर पड़ी हुई कैन की कुर्सियों पर बैठ के बातें कर रहे थे कि वहाज ने निदा और दुल्हन को कहा, जब मैं गांव में दाखिल हुआ था ना तो सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे। हालांकि बाकी सब थे, लेकिन उन्हें इस तरह नहीं देख रहे थे जैसे मुझे देख रहे थे। अशर ने कहा, ओ हेलो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम ज़्यादा खूबसूरत हो, इस वजह से तुम्हें सब देख रहे थे और हम सबको कोजे में। हाँ बताओ, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तुमसे कम नहीं है। ओके। अशर की इस बात पर सब ने हाँ में हाँ मिलाई तो निदा ने कहा, अरे तुम सब लोग लड़ने लग गए हो, कोई मेरी बात भी सुनोगे कि असल कहानी क्या है? अर्ज़ करें मोहतरमा। सब ने बेज़बान होकर सबकी हंसी छूट गई तो निदा ने मुस्कुरा दिया और कहा, असली बात यह है कि हमारे गांव में एक लड़का था जो इस दुनिया में नहीं है। इसकी शक्ल वहाज से मिलती है। जब मैंने भी तुमसे स्काइप पे पहली दफ़ा बात की थी तो मैं भी हैरान रह गई थी। फिर सोचा कि एक इंसान की शक्ल 7 लोग होते हैं, तो फिर सर झटक दिया। वह मार्क से सुन रहा था कि माहम ने कहा, अच्छा वो लड़का किधर रहता है? हम सब इससे मिलने जाएंगे। ठीक है भाई, हमने वहाज को भी साथ शामिल करके कहा तो अशर ने कहा, बेवकूफ़ लड़की, निदा आपी ने शुरू में बताया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं। ओ सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा, माहम ने शर्मिंदा होते हुए कहा। वैसे निदा आपी, उसे हुआ क्या था? सोनिया ने पूछा। इसकी स्टोरी कुछ यूँ है कि इस लड़के जिसका नाम जैन था, इसे गांव के एक ज़मींदार की बेटी से आसिया से प्यार हो गया था और वो आसिया इकलौती थी और अपने माँ बाप और भाइयों की लाडली थी। जब इस लड़की आसिया ने अपने माँ बाप को बताया कि वो जैन से प्यार करती है तो इसी से शादी करना चाहती है, तो इसके भाई और बाप गुस्से में आ गए और आसिया से कहा कि ये कभी नहीं हो सकता। वो जैन गरीब लड़का है, वो तुम्हें खुशियों भरी ज़िंदगी नहीं दे सकता। हम तुम्हारी शादी अपने ही किसी हम पल्ला से करेंगे। लेकिन आसिया ना मानी। एंड में इसके भाई और बाप मान गए। अगले जुमे उनका निकाह होना था कि इस एक रात आसिया की ख़ास मुलाजमा इसके पास भागी हुई आई और कहा, बीबी जी, मैं अभी आपकी अम्मी के कमरे में जाने लगी थी कि वहाँ आपके भाई और बड़े साहब आसिया के अब्बू, उनकी आवाज़ें आ रही थी। मैं जैन का नाम सुनकर बाहर खड़ी हो गई। वो लोग किसी से कह रहे थे, जब भी जैन वापस आया इसका एक्सीडेंट कर देना, ताकि सबको यही लगे कि गांव वापस आते ही इसका किसी ट्रॉलर से एक्सीडेंट लगने से मर गया। बीबी जी, वो जैन साहब को कत्ल करने की बातें कर रहे हैं, इसकी मुलाजमा ने घबराते हुए कहा। तो ये सब सुन के आसिया के जिस्म से जान निकल गई। वो फ़ौरन जैन के घर भागी। वहाँ जाके पता चला कि जैन आज सुबह का शहर गया हुआ है आसिया के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए। वो जल्दी से गांव की सड़क की तरफ भागी, लेकिन देर हो चुकी थी। वहाँ सिर्फ सड़क पे जैन की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ये देखकर इसको सकता हो गया। फिर सुना था जब जैन मर गया था तो आसिया पूरे 3 दिन बेहोश हो गई थी। जब इसे होश आया तो इसने सबको कहा कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ और जैन का बदला ज़रूर लूँगी। ये कह के इसने छत पे से कूद के खुदकुशी कर ली। लेकिन आज भी इसकी रूह अपने घर की छत पे भटकती है। मरने के बाद इसकी रूह इधर इसकी रूह इसकी छत पर ही कैद होके रह गई है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, हमने सुना है, वो कहती हैं, जब तक जैन वापस नहीं आएगा मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। मरने के बाद उसने अपने माँ बाप भाइयों सबको एक एक करके मार दिया और अब उनका घर वीरान पड़ा हुआ है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। असल में आसिया की रूह वहाँ किसी को रहने नहीं देती और ठहरने भी नहीं देती। बस ये थी सारी स्टोरी। निदा खामोश हुई तो
वहाज ने देखा सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन निदा आपी इसके भाइयों बाप ने मरवाया क्यों था? माहम ने पूछा। वो इसलिए गुड़िया, इसके भाई और बाप नहीं चाहते थे कि इसकी जैन से शादी हो। बज़ाहिर आसिया को दिखाने के लिए हम मान गए हैं और मंगनी भी तय कर दी, लेकिन हकीकत में वो यही चाहते थे कि इस वजह से उन्होंने इसे मरवाया था। और कुछ दिनों बाद कहीं गए कि हमने तुम्हारी शादी के लिए इसे कबूल कर लिया है, लेकिन वो तुम्हारी सिमत में नहीं था, इसलिए वो तुम हमारी बात मान लो, जहाँ हम कहते हैं शादी कर लो। यूँ आसिया मान जाएगी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी चाल नाकाम हो गई। अशर ने कहा, ठीक किया इस आसिया ने जो अपना इंतकाम ले लिया, और वो सब इस काबिल ही नहीं थे। अच्छा चलो अब सो जाओ, बाकी ज़्यादा रात हो चुकी है। निदा की शादी पे वहाज को इसकी फ्रेंड मरियम पसंद आ गई थी। सांवली सलोनी सी मरियम, बड़ी बड़ी आंखों वाली, सलीके से लबरेज दुपट्टा लिए। वहाज को वो लड़की बहुत प्यारी लगी। इसकी नज़रें बार बार इसको देखती रहीं सारी शादी में। इसकी नज़रें की ये चोरी इसके सारे कज़न ने भी नोट कर ली थी। उन्होंने भी अपने भाई को पसंद को दाद दी थी। अशर ने जल्दी से जाके दादू को बता दिया। दादू को भी वो लड़की पसंद आ गई। यूँ उन्होंने पहले ही लड़के के ख़ानदान के बारे में पता करवा लिया और निदा की रुखसती के बाद इस वहाज और मरियम की मंगनी भी कर दी। क्योंकि सारा ख़ानदान भी इकट्ठा हुआ था, तो दादू ने अपने बहू बेटे से बात करके उनकी मंगनी कर दी और शादी की। वहाँ शहजाद के घर ही होगी। सब बहुत खुश थे, बड़े अंदर हाल में थे। फूफी बेटी को अलविदा करके बार बार उदास हो रही थी। दूसरे सारे बड़े उन्हें दिलासा दे रहे थे। ये सारी यंग जनरेशन बाहर लॉन में बैठी हुई थी, जो इसे कंफ्यूज कर रही थी। ऊपर से सबके शौक जुमले, वो बेचारी नर्वस हो जाती और सब बातें करते रहते कि एकदम अशर ने कहा, कज़न्स क्यों ना आज रात इस घर में चलें जहां आसिया की रूह रहती है, देखते हैं वहां से भी या नहीं। वैसे भी गांव वालों ने अफवाहें उड़ा रखी हैं। हाँ ठीक है, चलते हैं, सब ने कहा। तो माहम ने कहा, वैसे भी वो हमें कुछ नहीं कहेगी, हमने कौन सा इसे नुकसान पहुंचाया है, बस देख कर आना है। चलो ठीक है, चलते हैं, वैसे भी हम कल वापस घर चले जाएंगे, सोनिया ने जवाब दिया। तो अशर ने कहा, मैं दादू को कहता हूँ कि हम बाहर वैसे ही वॉक करने जा रहे हैं, तब तक तुम लोग रेडी हो जाओ। यूँ वो दादू से इजाज़त लेके इस घर की तरफ जाने लगे। सबसे आगे माहम और अशर ही थे, इसके पीछे सोनिया, आयशा और अदील था, और सबसे एंड में वहाज के साथ मरियम थी। वो सब अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थे। वहाज ने मरियम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर शर्मीली की मुस्कुराहट थी, और वो वहाज की संग में कंफ्यूज भी हो रही थी और नज़रें झुका के चल रही थी। वहाज इसकी सदा पे मुस्कुरा दिया और बात का आगाज़ किया, क्या आप इस मंगनी पे खुश हैं? मेरा मतलब है मेरे साथ पाकर खुश तो हैं ना? मरियम ने वहाज के इस सवाल पे इसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ते से पता नहीं क्या कहकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इसका मतलब है कि आप खुश नहीं हो। ठीक है, मैं वापस जाके दादू को मना कर दूंगा, कह दूंगा मरियम खुश नहीं है। जी बहुत खुश हूँ, मरियम ने जल्दी से जवाब दिया। तो वहाज ने इसकी जल्दी से कहने पर एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, जो सन्नाटे की वजह से कुछ ज़्यादा ही आवाज़ पैदा हो गई, और अगले जोड़ों ने रुक कर मुड़कर पीछे देखा। वहाज इन सब के इस तरह मुड़कर देखने पे खिजालत से मुस्कुरा दिया और कहता खैर है, रुक जाओ। रुक क्यों गए? तो अशर ने कहा, क्या बात है? हमें तुमसे पूछनी चाहिए कि तू इतना गला फाड़ के क्यों कहका लगा रहा है। कुछ नहीं यार, चलो देखो रात भी बहुत हो गई है। ये है ना हुई दादू का फ़ोन आ जाओ और कहें वापस भी आ जाओ और हम घर देखें ही ना। वहाज के यूँ बात टालने पे अशर इसे घूर के रह गया। बाकी तेज तेज चलने लगे। वो सब इस घर के आगे खड़े थे, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक
वहाज का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। इसका दिल बार बार घबरा रहा था, बस इसका दिल कर रहा था वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो भाग भी नहीं रहा था। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी अनदेखी ताकत ने जकड़ लिया। और अशर ने वहाज की तरफ देखा तो कहा, तुम्हें क्या हुआ है? ये पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? अशर ने वहाज के फेस पर पसीने के बहुत सारे कतरे देखकर कहा, कुछ नहीं यार, बस मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ से फिर वापस ही नहीं जा सकूँगा। वहाज ने जवाब दिया तो अशर ने कहा, चल यार ज़रा ज़्यादा ड्रामे न कर, मुझे पता है तू नॉवेल बहुत पढ़ता है और इसके डायलॉग अब इधर बोल रहा है। चल आगे लग हमारे, डर ना तो हमें, चलो अब नहीं यार, मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं कर रहा। जाने क्यों? वहाज ने कहा तो माहम, सोनिया और आयशा ने कहा, प्लीज़ भैया, बस थोड़ा सा अंदर देख के वापस आ जाएंगे, अब दरवाजे तक तो आ ही गए, प्लीज़ चले ना। सब ने मिन्नतें करनी शुरू कर दी तो वहाज ने दिल की घबराहट को एक साइड पे रख के इन सब की बात मान ली और इस हवेली के अंदर दाखिल हो गया। पूरी हवेली में वीरानी छाई हुई थी। हवेली में जो पूरे दरख्त लगे हुए थे, इस के पत्ते सूख कर झड़ चुके थे। हर तरफ हौलनाकी का आलम था। भैया मुझे डर लग रहा है, आयशा ने कहा तो अशर ने, अब चुप करके चलो, कुछ नहीं हो रहा। वो सब आहिस्ते आहिस्ते चलते हुए टेरिस पे आ गए थे, जहाँ चांद की हल्की हल्की सी रोशनी थी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे, वहाज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस वक्त वो सब छत पर थे, इधर इधर टहल रहे थे कि अशर ने कहा, देखा अभी तक कोई रूह नहीं आई। वो सब गांव वाले झूठ बोल रहे थे। अगर आसिया की रूह होती तो वो हमें मेन गेट से एंटर होते ही ज़ाहिर हो जाती, लेकिन हमें छत पे आए हुए भी 20 मिनट हो गए हैं। अभी तक वो ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक छत के कोने से एक लड़की ज़ाहिर हुई, जो आसिया की रूह थी, जिसे देख के लड़कियों की चीखें निकल गईं। लेकिन वो इन लोगों की तरफ नहीं देख रही थी, वो तो मुस्कुरा के बस वहाज की तरफ देखे जा रही थी। अचानक इसने बोलना शुरू कर दिया, मुझे पता था ज़ैन तुम आओगे, मैं रोज़ रात को तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। आज तुम आ गए हो तो आओ, हाथ पकड़ो, हम दोनों यहाँ से बिल्कुल बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें दूर ना कर सकेगा। आओ मेरे पास। ज़ैन मेरा हाथ पकड़ लो। और वहाज इसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। वो ख़ुद को रोकना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था। वो एक ट्रांस की तरह चलता जा रहा था। इन सब ने वहाज को आसिया की तरफ बढ़ते देखा तो चीखना शुरू कर दिया और कहने लगे, रुक जाओ वहाज, रुक जाओ। वो रूह है, लेकिन वहाज को तो कुछ सुनाई दे रहा था ना दिखाई दे रहा था। इसे बस ये पता था कि मुझे किसी तरह भी बस इसका हाथ, यानी आसिया के हाथ पकड़ना है, क्योंकि आसिया की रूह ने इसे अपने बस में कर लिया था। अशर और अदील ने इसे ज़ोर से पकड़ लिया, लेकिन वहाज ने ज़ोर से धक्का दिया और दोनों लड़खड़ा के छत के दूसरे कोने पे जा गिरे। इससे पहले कि कुछ कोई करता, लेकिन वहाज इस रूह की तरफ बढ़ता जा रहा था और इस चक्कर में छत ख़त्म हो गई थी और वहाज छत से नीचे कूद गया और बाकी जो वहाँ थे वो सब इधर ही साकित हो गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया है कि अचानक अशर ज़ोर से चीखा। वहाज इसकी चीख से बाकी सब भी होश में आए और भागकर नीचे देखा। ऊपर से उन्हें सिर्फ एक हेबला सा नज़र आया। वो सब भाग के अशर, आयशा ने जल्दी से उसे सीधा किया। उसकी आंखें खुली हुई थी और माथे से खून जारी था। अशर ने डरते डरते इसकी नफ्स चेक की तो वो साकित थी। इसकी चीख निकल गई, वहाज मेरे यार, ये क्या हो गया? तू तो मजाक कर रहा था। चल उठ, तो हमें छोड़कर नहीं जा सकता, तुझे उठना ही होगा। अशर ज़ोर ज़ोर से वहाज को हिलाने लग गया तो आयशा ने कहा, होश करो वहाज भैया हमें छोड़ के जा चुके हैं। और पास खड़ी मरियम मुंह पर हाथ रखे साकित खड़ी कह रही थी, नहीं ये नहीं हो सकता, तुम कैसे जा सकते हो? अभी तो मैंने तुम्हें ठीक तरह सपनों में भी सजाया नहीं था और तुम वो सारे सपने चूर कर रहे हो। अचानक से मरियम और माहम इतनी ज़ोर से चीखें कि सारे गांव में इनकी आवाज़ फैली।
आहिस्ते आहिस्ते लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। फिर किसी ने जाकर दादू को इत्तला दी। दूर कहीं आसिया की रूह वहाज का हाथ पकड़ के आसमानों की तरफ जा रही थी। फिर कुछ लोगों की मदद से वहाज की डेड बॉडी को वापस घर ले आए। हर किसी की आंख अक्सबार थी। दादू तो बार बार बेहोश हो रही थी। इसे अपने जवान पोती की मौत ने ढिंढाल कर दिया था। इसी वक्त अशर ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस में वहाज की डेड बॉडी डाल के वो सब शहर अपने घर जा रहे थे। हर किसी के जहन में एक ही बात थी कि काश हम इस वक्त वहाज को अपने साथ न ले जाते। इसने कितना कहा मुझे अंदर नहीं जाना। ये पछतावा वो सारी ज़िंदगी उनके साथ रहेगा। और एक बात तो बिल्कुल ही भूल गए थे कि वहाज की शक्ल जहन से मिलती है। अगर उन्हें ये याद होता तो कभी इस हवेली का रुख ना करते। बाज़ दफ़ा हंसी खुशी भी एक ऐसी मुसीबत बन जाती है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये लोग भी शादी एंजॉय करने आए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनका ये एंजॉयमेंट हमेशा के लिए आंसू बन के रह जाएगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार। 21 चले चाहे तो कोई बात नहीं, हम तकलीफ होती है। मेरे बारे में सोचेगा, रोएगा, उल्फत परी।